लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड में 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कई दिग्गजों का भविष्य ईवीएम में कैद। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट स्लिप के 100% मिलान कराने से जुड़ी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी ठुकराई। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 3 मई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में 20 मई को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चतरा संसदीय सीट से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। उनके नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। कालीचरण सिंह ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी और श्री बावरी ने दावा किया कि इस बार एनडीए को पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की समझ एक लक्ष्य रखा है 400 पार। मैं कह सकता हूं कि चतरा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत कर चुकी है। जैसे मिट्टी के सपूत को अपना प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जो यहाँ की जनता का डिमांड था उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है और इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ चतरा से कालीचरण सिंह जी अपने लोकसभा में इस चतरा लोकसभा की आवाज को बुलंदी के साथ वहाँ उठाएंगे और इंडिया अलायंस बड़े ही करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। उनकी इधर कोडरमा संसदीय सीट से भी आज एक निर्दलीय प्रत्याशी आशीष कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कोडरमा संसदीय सीट और गांडे विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। एक नॉमिनेशन या नामांकन फाइल किया गया है और 3 मई है आखिरी तिथि नामांकन फाइल करने की और समीक्षा है वो 4 मई को होगा और नाम वापसी की जो तिथि है वो 6 मई को और 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का 20 मई को वोटिंग है। और मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। गिरिडीह जिले में क्रिटिकल बूथ है, वैसे क्रिटिकल बूथ भी है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, वैसे क्रिटिकल बूथ भी है जो दूसरे कारणों से अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से या फिर अदर रीजन से वो क्रिटिकल है तो उनके जो संवेदनशीलता है उसका आकलन किया जा चुका है। चूंकि ये ऑपरेशनल है इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो सूची है वो बना करके उस पर बेहतर कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही
झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीटों पर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को चुनाव तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चरण में 3 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला के स्तर से जो निर्वाचन की सूचना आज निकाली गई है हजारीबाग रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से हैं और इसका जो चुनाव है वो 20 मई को निर्धारित है। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर डीसी हजारीबाग होते हैं, एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो हजारीबाग सदर के एसडीओ शैलेश कुमार है उनको नोटिफाई किया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज तेज मतदान होने की खबर है। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 88 संसदीय सीटों पर वोट डाले गए। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे चरण में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की शेष 13, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम तथा बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर तथा त्रिपुरा की शेष 1-1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले गए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और पप्पू यादव प्रमुख हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम वीवीपैट स्लिप के 100% मिलान कराने से जुड़ी याचिकाएं आज खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिना सोचे समझे सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजह शक को बढ़ावा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासतौर से अगर बात करें माई कंट्रोलर की, तो इसमें ईवीएम में बर्न मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर्स की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवार का ये अनुरोध परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अररिया में चुनावी सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है।
अगर बात ईवीएम के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की घटनाएं हुई हैं। श्री शाहदेव ने कहा कि इसमें एक विशेष समूह के लोग शामिल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मामले की भी गहन जांच करने की अपील की। जमीन के लुटेरे नहीं थे ये पूरा गैंग, बल्कि ये रोजगार के लुटेरे थे। 25-25 लाख में डीलिंग की बात हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों किसी ने इस बात को काटा नहीं कि नहीं साहब, विनोद और हेमंत के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ मित्रता का है। धनबाद में लंबे समय बाद कोरोना का मामला सामने आया है। जिले के एक बीसीसीएल कर्मी को कैंसर के लक्षण के बाद कोलकाता में भर्ती कराया गया था, जहां कोविड जांच में वह पॉजिटिव पाए गए। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर सीबी प्रतापन ने इसकी पुष्टि की है। इधर महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि मरीज में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसके साथ ही मरीज की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। डॉक्टर से जांच करवाने में, तो उस क्रम में वो कलकत्ता में उनका जांच करवाया गया था एग्रो लैब से, डायग्नोस्टिक सेंटर से, जहाँ की कोविड पॉजिटिव पाया गया था 22 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे बीसीसीएल में आया, बीसीसीएल से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, उनको हम लोगों ने अपने सर्विलांस को लिया। सर्विलांस को लेने के बाद पता चला कि 22 तारीख को उनका टेस्ट हुआ है, तो इसको रिपोर्ट मिला जिसमें कि वो पॉजिटिव था। सर्वोच्च न्यायालय में आज झारखंड टेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेके महेश्वरी और न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि न्यायालय की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए, क्योंकि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने के पहले सप्ताह में निर्धारित की गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे पाने वाले गिरिडीह जिला स्कूल के 52 विद्यार्थियों को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने जैक को निर्देश दिया है कि इन 52 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल कराया जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इनके परीक्षा फल पर कंपार्टमेंटल एग्जाम की जगह मुख्य परीक्षा ही लिखा होना चाहिए। चतरा जिले के टंडवा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करने के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 25 आरोपियों को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापितों ने आंदोलन किया था। आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया था। आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कई बार टकराव और झड़प हुई थी। इस मामले को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने,
रंगदारी मांगने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाकर 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में वाहन जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इस कड़ी में आज लोअर बाजार थाना क्षेत्र से अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह से संबंध रखने वाले 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर खादगढ़ा बस स्टैंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 43 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में खादगढ़ा पीओपी के पास से जो है 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ लोग जो है अवैध जो है माल की तरफ गांजा जो है वो तस्करी करके बनारस ले जाने के फिराक में है। इस सूचना के आलोक में डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के लोहड़ा हाई स्कूल के समीप शुक्रवार को डाल्टनगंज औरंगाबाद NH 98 पर मजदूरों से भरी पिकअप वैन पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 9 जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए MRMCH मेदिनीनगर में भर्ती किया गया है। घटना के बाद मजदूर के परिजन उग्र हो गए और तत्काल मुआवजा की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। रांची एयरपोर्ट से हेतु जाने वाली सड़क पर आज अचानक एक चलती कार में आग लग गई। इससे कार चला रहा युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने से कार चला रहा युवक घबरा गया, जिससे कार किनारे गड्ढे में गिर गई और वह घायल हो गया। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत आसेहार स्थित माइंस में पिछले दिनों एक युवक को चाकू मारकर घायल कर देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले की पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने इसकी पुष्टि की है। जन सेवा को समर्पित गैर सरकारी संगठन DNS फाउंडेशन रांची ने पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित हॉली क्रॉस स्कूल के 80 बच्चों के बीच निःशुल्क पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया। मौके पर DNS फाउंडेशन की निदेशक गीता सिन्हा, स्कूल के निदेशक चंद्रभूषण सिन्हा समेत कई शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक तथा बच्चे मौजूद थे। पाकुड़ जिले में कोयला चोरी के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने छात्रों द्वारा जलावन के लिए ले जाए जा रहे कोयले सहित ठेला जब्त कर लिया। कोयला लदा ठेला जब्त किए जाने के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने उपायुक्त आवास के पास पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों ने जब्त कोयले के साथ ठेला वापस करने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। रांची सिविल कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या के आरोपी पति ललित सिंह पूर्ति को दोषी करार दिया है। उसकी सजा के बिंदु पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। अपर न्यायायुक्त MC झा की कोर्ट ने ललित को दोषी करार दिया है। हत्या की यह घटना 7 मार्च 2019 की है। यह मामला रांची के गोंदा थाना क्षेत्र का है। जमशेदपुर में अधिवक्ताओं ने एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष लाला अजीत अम्बष्ट से मुलाकात कर कोर्ट परिसर में रखे 2 कंटेनर को हटाने और पार्क का निर्माण करवाने की मांग की है। इधर एडहॉक कमेटी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा से मुलाकात की और अधिवक्ताओं की मांग से उन्हें अवगत कराया। जिला न्यायाधीश ने तत्काल पार्क का निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। JEE मेंस सेशन 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें खूंटी जिले के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे खास बात यह है कि जिन छात्राओं ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनमें एक छात्रा के पिता जेल में हैं और उसकी मां की काफी पहले मौत हो चुकी है। वहीं एक छात्रा ऐसी है जिसकी मां रेजा का काम करके उसका पालन पोषण कर रही है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना के जोरासांख गांव में बीती रात एक घर में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब कुछ जानकारी मौसम से। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद
नहीं है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने हीट वेव और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। मिल सकती है, जो कि जिसका असर आपको 27 में दिखेगा और 28 में पलामू के साथ साथ में जो रांची का इलाका है, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, इन इलाकों में भी आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जो हीट वेव का जो झारखंड में डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। कोल्हान, संथाल से होता हुआ वो पलामू जो प्रमंडल है और साथ में रांची समेत जो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया, वहां पे भी आपको 28-29 में हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.7 और न्यूनतम 24.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.8 और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 26 अप्रैल साल 1920 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का निधन हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। साल 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में भी प्रयोग किया गया। रामानुजन के बनाए हुए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल साल 1962 को पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्षयान ने चांद की सतह को छुआ। अमेरिकी अंतरिक्षयान रेंजर 4 का प्रक्षेपण 23 अप्रैल को कैप कैनेवरल से किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य चांद की सतह के चित्र भेजना था, पर प्रक्षेपण के 2 घंटे बाद ही अंतरिक्षयान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। रेंजर 4 चांद की सतह पर तो उतरा, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण चित्र नहीं भेज सका और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरे खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान में मौजूद एक छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर पर ध्वनि तरंगें भेजकर पता लगाया कि यान चंद्रमा पर उतर चुका था। इससे पहले सोवियत संघ साल 1959 में ही अपना अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर उतारकर इतिहास रच चुका था। आपके शरीर पर प्रभाव डालने वाली चीजें जैसे शराब और अवसाद रोधी दवाएं कभी कभी लिंग में रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर जब आपकी उम्र बढ़ती है। इसके साथ ही कैंसर, मानसिक अवसाद और मिड लाइफ क्राइसिस जैसी समस्याएं पुरुषों में आम तौर पर देखने को मिलती है। पुरुषों का स्वास्थ्य एक अहम विषय है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा पुरुषों में अधिक होता है और कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। पुरुषों के शरीर और स्वास्थ्य में समय समय पर कई परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर के अंगों का विकास और शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन महिलाओं से अलग होते हैं। ऐसे में पुरुषों की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं से अलग होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकारना कई मामलों में सरल नहीं होता। पुरुष जो भाई हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर हो सकते हैं, लंग डिजीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। ऐसी अल्कोहल पीने से भी कैंसर हो सकते हैं और लीवर खराब हो सकता है और हार्ट डिजीज में भी ये नुकसान करता है। हमारी जीवन शैली भी हम देखते हैं पुरुषों में कि वो हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं,
प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए झारखंड में 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कई दिग्गजों का भविष्य ईवीएम में कैद। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट स्लिप के 100% मिलान कराने से जुड़ी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी ठुकराई। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध। 29 अप्रैल को होगी सुनवाई।